Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture, जहाँ पर हम discuss करेंगे ये सारे articles that you can see in front of you. I'll give you a brief about ki what we will be doing today so that you have an idea in your mind and you stay connected whole throughout the lecture. Now, elections के दौरान नोटा पे कईयों ने अपना बेसिकली दे कास्टेड द वोट एंड दे वेंट फॉर नोटा. नोटा क्या है और इसके रिगार्डिंग हर एक वो बात जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है वो डिस्कस करेंगे. नन ऑफ द अबव नोटा. ठीक है. विमेन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया. तो ये जो आर्टिकल है आपका ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है. सो विल टेक दैट अप. विमेन इन कॉर्पोरेट रोल्स जब मैं बात करूंगी तो देयर इज अ रीसेंट रिपोर्ट एंड द नेम इज दिस विमेन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया. तो ये रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा जा रहा है, हिंदू में ये आर्टिकल आया है कि अच्छा क्या इश्यूज हैं दैट आर रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्या इश्यूज हैं, विमेन रिप्रेजेंटेशन कितनी है कॉर्पोरेट के अंदर, क्या वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अच्छा ये कुछ फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस देयर इज लोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन कॉर्पोरेट्स, राइट. सो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद दिक्कतें सबको पता है कि व्हाट कैन बी द मेजर्स जो आप ले सकते हो टू एनहांस जेंडर डाइवर्सिटी इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, कॉर्पोरेट लीडरशिप. तो वो क्या हो सकता है, तो वो सारे पॉइंट्स विल टेक एंड राइट इट डाउन जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी. Then there is a small article but a very important one that is dealing with self-declaration certificate that advertising agencies must submit. क्या आर्टिकल है पूरा इसको देखेंगे. फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी हैव पेरेन गायोडोंटियम एल्बम. क्या है ये, वाइट इज इन न्यूज़, वो देखेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. आई थिंक ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर्स में पहले. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2 दिन पहले ही शायद हमने इसको कवर किया था. तो ये सारे आर्टिकल्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही और ये आपके लिए होमवर्क में चला जाता है. आज मैं आपको इसका ब्रीफ यही दे देती हूँ. नाउ एज फार एज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज कंसर्न, आपको क्या क्या कवर करना है, कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पे. चलो या फिर दोबारा रिवाइज करा दूँ वो कर लेंगे, लेकिन ये हर बार नहीं होगा ऐसा. मैं आप खुद से भी आप करो, मैं भी आपको बता दूंगी, बट प्लीज मेक श्योर कि आप खुद करें. अब सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमने पूरा देखा. मैंने आपको ये याद कराया था कि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है कि जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पूरा लैंडस्केप जो है उसमें कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं, तो वो आपको मालूम होने चाहिए, है ना. तो इसके पास से जो नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर रिजाइड करती हैं, इट इज़ होम टू. तो ये कुछ चीज़ें हैं, फ्लरा फना तो ठीक है, बट ये कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी एंड लोकेटेड इन द मैप एज वेल. ठीक है. तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल. मेंस का एक आर्टिकल से पहले देख लेते हैं. विमेन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया, रीसेंट रिपोर्ट बाय नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. इट हैज शोन अ persistent under representation of women in leadership positions across Indian corporates. तो इंडियन कॉरपोरेट्स के अंदर जो लीडरशिप पोजीशन होती है वहाँ पर विमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है, राइट. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एज पर दिस रिपोर्ट है. तो और क्या कहती है ये रिपोर्ट, क्या फैक्ट्स आए हैं सामने वो देख लेते हैं. नाउ व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट. 30% से कम ही रही है विमेन की रिप्रेजेंटेशन इन द कॉर्पोरेट्स इन सीनियर लीडरशिप रोल्स. सो in senior leadership position it is below 30% all the time and is on declining trend pandemic के बाद. मतलब आप ये कह सकते हो इट इज़ बिकॉज कि कम विमेन्स हैं जो कि हायर करी जा रही हैं फॉर लीडरशिप पोजीशन. स्लो डाउन इन द फ्रेश हायर्स ऑफ विमेन फॉर लीडरशिप रोल्स. अब अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑयल गैस, माइनिंग, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कम है, 11% की है. होलसेल मैन्युफैक्चरिंग में 12%, स्लाइटली बेटर. टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19%, देयर इज अ मॉडरेट रिप्रेजेंटेशन.
एंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इज इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 30% और 29%। हमारे पास ऐसे कानून हैं जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 which require that companies to have women directors on their boards as well, और ये strictly follow नहीं करे जा रहे हैं। 2018 से 2023 तक में 500 कंपनीज जो हैं जिन पे ऐसा फाइन लगा कि वो इस नॉर्म को नहीं कर रहे हैं पूरा, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद दिस रूल, एंड उसमें से 90% जो थी कंपनीज वो लिस्टेड कंपनीज में से आती हैं। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे नहीं जाऊंगी, पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग। क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द कॉर्पोरेट रोल्स? पहला तो ये है, देयर इज एन अनकॉन्शियस बाइस। बहुत से लोगों में आज भी देयर इज अ डीप सीटेड स्टीरियोटाइप अबाउट विमेन्स एबिलिटीज, करियर गोल्स, राइट? तो इसी वजह से ये जो बायस है इट रिजल्ट्स इनटू अनफेयर इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद दूसरा है कि हाइब्रिड जॉब ऑप्शंस और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस कम हैं, यहाँ फिर विमेन की पार्टिसिपेशन गेट्स हिंडर इन दी वर्कफोर्स। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स होते हैं दे हेल्प विमेन टू बैलेंस वर्क एंड देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, राइट? तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंजेस रहते हैं। देन यू हैव कि देयर इज लैक ऑफ मेंटरशिप। Women, they have typically less access to mentors and sponsors who can support their career growth. And senior positions में there are fewer women, there are fewer role models also, ऐसे बोल सकते हो आप। तो फिर होता है ना, आपके कोई रोल मॉडल होते हैं तो इट मेक्स इट हार्डर फॉर अदर वुमेन टू सी देमसेल्व्स इन लीडरशिप रोल्स, क्योंकि दे गेट इंस्पायर विद टू दोज पोजीशन ओनली व्हेन यू सी अच्छा कि देर है, ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है बट वो लिमिटेड है। तो कर क्या सकते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी आए। गिव मी अ मिनट, ये थी दिक्कतें। जेंडर डाइवर्सिटी लाने के लिए व्हाट ऑल कैन बी डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिक्कतें हैं वही सॉल्यूशन है आपका, उन्हीं से ही सॉल्यूशन आएगा। हाइब्रिड मोड नहीं था, हाइब्रिड पॉलिसीज और फ्लेक्सिबल स्केड्यूल जो हैं वो अलाउ करने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका बैलेंस रहे द करियर एंड फैमिली कमिटमेंट्स। दूसरी बात, उनकी कैंडिडेट की स्किल, एडुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इस पे फोकस होना चाहिए रेदर देन द जेंडर वन। तो एक हायरिंग करते टाइम स्किल फर्स्ट अप्रोच लो, ठीक है? सीनियर लीडरशिप में यू शुड प्रमोट डाइवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है? यू क्रिएट सच स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स where women can connect, collaborate, they can support each other on the path to leadership. Peer learning होती है ना, अच्छा विमेन्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। मेंटरशिप नहीं मिल रही थी तो मेंटरशिप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी से यू कैन प्रोवाइड सच मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑल्सो। फिर उसके बाद पेरेंटल लीव पॉलिसीज, especially in the private sector, paid paternity leave, it will encourage men to take on those caregiving roles as well। तो ये सब किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उन्हें बिफोर ब्रॉडकास्टिंग एनी एडवर्टाइजमेंट पहले उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये इसके पीछे का एम है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आना इन दी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है? चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, दे मस्ट सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बिफोर पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनी एडवर्टाइजमेंट। This aims to ensure transparency, consumer protection and a responsible advertising practice.
ठीक है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं दे मस्ट कंप्लाई विद ऑल दी रेलिवेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस, और ये जो नया रूल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 जून 2024। इट विल इंश्योर कि कंप्लायंस विद ऑल दी रेलिवेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जैसे रूल 7 ऑफ CTN रूल्स 1994, जो एड्स हैं दे मस्ट फॉलो दीज, दे शुड नॉट अफेंड मॉरली, डिसेंसी और रिलीजियस सेंसिटिविटीज। We have this norms of journalist conduct of Press Council of India. ये इंश्योर करता है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं मेंटेन जर्नलिस्ट इंटेग्रिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, तो ये छोटा सा आर्टिकल था बट इम्पॉर्टेंट वन। अ सर्टिफिकेट साइंड बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवर्टाइजर, जो साइन करके देंगे, दे कैन बी सबमिटेड इन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल। तो उसमें उनको क्या क्या देना है वो लिखा हुआ है। दे मतलब एडवर्टाइजर्स नीड टू प्रोवाइड देयर प्रूफ ऑफ अपलोडिंग दिस सर्टिफिकेट, और किसको, टू द रेलिवेंट ब्रॉडकास्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर देयर रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली जब आप अपलोड कर रहे हो तो यू नीड टू गिव दैट प्रूफ एज वेल। ठीक है। हाल ही एक रिसेंट स्टडी ने ये दिखाया है कि ये जो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेते हैं हम, जो कि रिच हैं इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये ले सोचकर कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो यहाँ पर कुछ कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। सो कि यहाँ पर देयर इज अ नीड फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू कार्डियोवेस्कुलर डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ऐसे हम फिश ऑयल सप्लीमेंट्स आपको दिखते होंगे ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे आर रिच इन, इसके बारे में पढ़ना है। ये सप्लीमेंट्स रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से। तो क्या ये हमें बाहर से ही मिलते हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती? देन व्हाट अबाउट फैट्स, व्हाट अबाउट दोज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट्स? देखो फैट क्या है, फैटी एसिड्स क्या है बेसिकली। आप खाना खाते हो, है ना, द फूड यू कंज्यूम फैट मिलता है फ्रॉम वेरियस थिंग्स। अब दे बेसिकली जो आपका फैट है ड्यूरिंग डाइजेशन, fats are broken down into fatty acids and then they are absorbed into the bloodstream for various bodily functions. अब ये जो fatty acid molecules हैं they group together in threes. ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ज़्यादा हो गया। Triglycerides serve as a storage form of fatty acids in our bodies and they also synthesize from carbohydrates that we take. अब दो तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। फैटी एसिड्स क्या हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट इन आवर बॉडीज, द फूड वी ईट। डाइजेशन के टाइम पे हमारी बॉडी फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करती है, जो हमारा ब्लड बेसिकली इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू। Fatty acid molecules are joined together in groups of 3 that forming a molecule tri मतलब 3 triglycerides. And ये triglycerides are also made in our bodies from carbohydrates that we eat. तभी तो होते हैं carbs कम। अब दो मेन टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, दे आर बैड अनहेल्दी फैट्स। डिसीजेज लाइक हार्ट डिसीजेज और स्ट्रोक का रिस्क इनसे बढ़ता है। अनसैचुरेटेड, जिनको आप पोली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड हैं, वो गुड हैं, हेल्दी फैट्स हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, तो ये अच्छे वाले हैं। और वो दे आर बैड, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। रही बात ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, सो दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। हमारी बॉडी में ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी कांट प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 जितना आपको चाहिए टू सर्वाइव, तो इसीलिए आप ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हो। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर दोज एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट यू टेक फ्रॉम द फूड यू ईट, जैसे फिश, फ्लैक्स सीड्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, फिश ऑयल, ये सब हम कंज्यूम करते हैं ना। ठीक है। फैटी एसिड्स में भी उन्होंने बता रखा है कि देयर आर 3 मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ALA, DHA, EPA। आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि थोड़ा एक आइडिया ले लो, जैसे ALA है अल्फा लाइनोलेनिक एसिड,
तो ये आपको मिलता है फ्रॉम फ्लैक्स सीड, सोयाबीन एंड DHA EPA ये जो हैं ये दे आर फाउंड इन फिश, सी फूड, राइट. अब omega 3s are important components of the membranes that surround each cell in our body. तो मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, ब्लड वेसल्स सही काम करे, हार्ट, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड दे आर द कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑल्सो, राइट. सो ओमेगा 3s फिश में, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स के अंदर, दे में हेल्प विद द सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेज ऑल्सो. तो काफ़ी इसके अच्छे फायदे, इसलिए हम इसको बाहर से कंज्यूम करते हैं. लेकिन अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि एक होता है ना, डाउट है सही है या नहीं है, या सही है. बेसिकली डाउट ये है कि जो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ले रहे हो उनकी रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी. ऐसा कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है. बट यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ये मत सोचें कि मतलब हमसे होता नहीं है या इतनी साइंस आ जाती है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो. आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको किसी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, एंड इट इज़ फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट 2025. सबसे पहली बात दिमाग में ये डाल लेना कि आप यहाँ PhD नहीं करने आए हो किसी सब्जेक्ट में. आपको वो नॉलेज चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो, और वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है बस. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही दिमाग में नहीं जा रही हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, मग अप देम. अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगी. बाकी जैसे वही है ना कि एक सर्टेन डेप्थ, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, खींचे चले नहीं जाना है, किसी भी वो भावनाओं में नहीं बह जाना, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए मेराइन फंगस कॉल्ड Perengayodontium album has been discovered to break down प्लास्टिक पॉलीथीन इन दी ओशन, PE. तो ये फंगस डिस्कवर हुई है जो कि ओशन के अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन को ब्रेक डाउन करती है. मेराइन फंगस है, ठीक है, दैट कैन ब्रेक डाउन, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. ओशन में ना ये मोस्ट कॉमन प्लास्टिक है, एंड दिस प्लास्टिक, ये स्टडी कह रही है कि दिस मेराइन फंगस कैन ब्रेक डाउन दिस प्लास्टिक पॉलीइथीन. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मेराइन माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम रॉयल नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर सी रिसर्च. और इस बायो रेमिडेशन प्रोसेस के दौरान जो यहाँ से ब्रेकडाउन से जो कार्बन डिराइव होती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फंगल बायोमास. तो ये उसके लिए, इस एल्बम के लिए एक एनर्जी सोर्स बन जाता है उसका, वो कंज्यूम कर लेता है, ऐसे लगा लो, बस उसका बायोमास है, उसके लिए खाना है, राइट. सो इनिशियल फोटो डिग्रेडेशन ऑफ PE बाय UV सनलाइट इज क्रूशियल. अब इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये ध्यान में रखो. तो ये प्रोसेस कैसे होता है वो इन्होंने बता रखा है, ठीक है जी. तो इसमें इट वर्क्स बेस्ट when this plastic has already started breaking down a bit from sunlight. So this fungus helps by finishing the job. It is making it easier to clean up the plastic pollution in the ocean. So it's like nature's little helper लगा लो that is helping in getting rid of plastic waste. ठीक है. हम लोग 400 बिलियन किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस करते हैं, which finally ends up in the ocean. तो यहाँ पर considering fungi as the master of degradation, that they utilize a plethora of digestive enzymes for plastic degradation, तो ये researchers expect कर रहे हैं, they are looking deeper into the ocean to find more fungi that can eat plastic. वो ये बिलीव करते हैं देयर कुड बी मेनी मोर आउट देयर दैट वी हैवंट डिस्कवर्ड येट. तो इसीलिए स्टडिंग दिस वी माइट बी एबल टू फाइंड बेटर वेज टू क्लीन अप द प्लास्टिक पोल्यूशन इन आवर ओशंस. नोटा, none of the above option has emerged as the runner up. मध्य प्रदेश में इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो जीता उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट एवर टेली नन ऑफ द अबव ऑप्शन को मिली है. 2,18,000 के आसपास वोट, 2,18,000 वोट्स लगभग नोटा को गए हैं. इलेक्शन के टाइम पे नोटा दबाया है. क्या है नोटा?
वोटिंग ऑप्शन है बैलेट के अंदर जो वोटर्स को अलाउ करता है नोटा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी आपने कैंडिडेट्स यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव. तो दे आर इंडिकेटिंग देयर डिसअप्रूवल ऑफ ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स विदाउट चूजिंग एनी ऑफ देम. मतलब दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस, नेगेटिव ओपिनियन एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द कंटेंडर्स, कि मतलब जो भी यहाँ खड़े हैं हमें नहीं लगता कि कोई भी यहाँ इस चीज़ के लिए दे शुड हैव कम फॉरवर्ड. मतलब बेसिकली हमें नहीं लगता कि जिन कैंडिडेट्स को आपने खड़ा किया है इनमें से कोई भी हम किसे वोट दे. सो इट इज़ लाइक गिविंग देयर, इंडिकेटिंग देयर डिसअप्रूवल, राइट. तो इट गिव्स देम द राइट टू रिजेक्ट वाइल मेंटेनिंग द सीक्रेसी ऑफ देयर डिसीजन. तो 2013 के असेंबली इलेक्शंस के अंदर 5 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली, एमपी में पहली बार नोटा यूज किया गया, और फिर 2014 में भी. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से इट वाज इंट्रोड्यूस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉलोइंग द 2013. क्या नोटा वोट काउंट होता है? देखो, इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाइड कि जो वोट्स हैं दैट आर बीइंग कास्टेड एज नोटा दे आर काउंटेड, लेकिन ये इनवैलिड वोट्स हैं. मान लो अगर सबसे ज्यादा वोट नोटा को गए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या होगा? फिर कौन जीतेगा? मतलब यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर वोट सबसे ज्यादा किसको गए? तो जो सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ वोट जिसके पास भी गए होंगे अगले कैंडिडेट का, दैट विल बी डिक्लेयर्ड द विनर. तो इसीलिए वोट्स मेड टू नोटा डू नॉट चेंज द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन. अभी यहाँ पर देयर इज अ करंट पेटिशन, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है एक पेटिशन जिसमें ये है कि इफ नोटा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी तो दैट इलेक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है. तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कमेंस्ड अ 3-day लॉन्ग एलिफेंट सेंसस इन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. हम बात कर लेते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की. हमने ये किया हुआ है, जो सेशन में डेली जाते हैं उन्हें पता होगा. इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. होमवर्क फिर भी आज आपके लिए यही है, अच्छे से आपको इसको कवर करना है, मैप में देखना है, अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी टाइगर रिजर्व पड़ते हैं तमिलनाडु में, इधर केरला में, इधर अपना आंध्र प्रदेश में, और इधर कर्नाटका में, ये सब लिंक्ड है. यहाँ एक जंक्शन सा बन जाता है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का. तो वहीं पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, इरोड डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की. और ये इट इज़ कंटेजियस विद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बीलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व एंड वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देयर. तो ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप बनता है जिसमें आपको टाइगर पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलेगी. एंड 2013 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था. ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के लिए एक वाइटल लिंक है ये, टाइगर्स के लिए भी. इट फॉर्म्स एन हैबिटेट. क्लाइमेट यहाँ पर सब ट्रॉपिकल एंड ड्राई है, समर्स हॉट हैं, मानसून्स वेट हैं. भवानी, मोयर, नोयल रिवर्स हैं जो ये इस रीजन से बहती हैं. इरूला और कुरुम्बा ट्राइब्स. इट इज़ होम टू, और यहाँ पर आपको मिक्स डेसिडियस, राइपेरियन, सेमी एवरग्रीन, सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. बैम्बूज आर दी प्रीडोमिनेंट स्पीशीज देयर. और एनिमल्स में एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, वाइल्ड बोर और कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं जैसे कि ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, ये स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे. स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई मीट यू विद अदर आर्टिकल्स in the next lecture. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.